हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम मेंस आंसर राइटिंग सीख रहे हैं और जैसा कि हमने बात किया था, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो सीरियस हैं अपकमिंग 14 जेपीएससी को लेके। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा कि मे भी 14वीं और 15वीं साथ में आ जाए तो नंबर ऑफ सीट्स जो कि लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी थी 342, उससे भी बेहतर होगा। और पोस्ट को भी ब्रॉड किया जा रहा है, नए-नए पोस्ट उसमें ऐड किए जाने हैं। लेकिन ये सारी बातें तभी कारगर होंगी व्हेन यू विल बी रेडी टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। और बार-बार बस प्री क्वालीफाई करना, मेंस में डिसक्वालीफाई हो जाना या बहुत मार्जिनल कट ऑफ से इन करना और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में ना आ पाना। तो इस लूप से निकलने का आपको एक ही तरीका है कि आप मेंस के लिए रेडी रहें। एक-एक आंसर, 2-2 आंसर आप तैयार करते रहें सो दैट जब आपका प्री क्लियर हो जाए, तो प्री से मेंस वाले टाइम में आप मॉक टेस्ट देके होलिस्टिक रिवाइज करके हमारे साथ भी आप अगर देख रहे होंगे लेक्चर्स, तो एक तो काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा है, तो मुझे थोड़ी खुशी हुई कि लोग हाँ इंटरेस्टेड हैं, जो सीखना चाहते हैं। तो जब वो जो गैप वाला टाइम होगा वहाँ पर आप उसको अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। और उसी सीरीज में हमने 2 लेक्चर्स लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी हम करेंगे पहले जैसा हमने बात किया था, फिर हम धीरे-धीरे मॉक टेस्ट के सवाल लेकर आएँगे। सो ये तीसरा क्वेश्चन है, हमने एंशिएंट से देखा कि व्हाई एंड हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन ओरिजिन हुई। उस रीजन में उसका क्या रीज़न था वो पूछा गया था आपसे कि व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन एस्पेक्ट्स था जिससे वो फ्लोरिश की और उसका क्या फीचर्स थे। दूसरा पूछा था अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स, उसमें आपको बताना था, कमेंट करना था। वो हो गया एंशिएंट का एंड देन मेडिवल का। और ये आपका तीसरा सवाल पूछा गया था कि 1857 के रिवोल्ट को पहला वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इसमें आपके कमेंट चाहती है आयोग कि 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी। इस कथन की समीक्षा करें। तो हेयर कीवर्ड क्या है? कमेंट। यानी जो आपसे पूछ रहा है वो आपके समीक्षा मांग रहा है, कमेंट मांग रहा है। अब इसमें क्या है, पहले हम शुरू करेंगे डेफिनेशन से, लेकिन वो तो एक बेसिक पार्ट हो गया। कमेंट में क्या करना है आपको, किस हद तक इससे एग्री करते हैं, वेदर इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर मानते हैं तो इसके पक्ष में अपनी बात रखें, अगर नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते, इसमें अपनी राय दें। और फिर दूसरे का क्या व्यू है, वेदर ब्रिटिश इसको मानते थे कि नहीं, अगर नेशनलिस्ट मानते थे तो क्यों मान ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो उसके किसी भी बात को बस कह देने से सफिशिएंट नहीं होगा, उसमें भी आपका 32 या 40 नंबर का होगा। तो आपको 500 से 600 या 600 से 700 वर्ड्स में लिखने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि गार्बेज लिख के बस भर देना है कि यूनिवर्सिटीज वाले एग्जाम है, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं आप तो, या कोई भी सब्जेक्ट के लिए फॉर दैट मैटर, तो थोड़ा सा क्या होता है, वो डिग्री देना होता है तो उतना नहीं केयर करते। बट हेयर आपको पूरा वर्ड बाय वर्ड केयरफुल रहना है। तो उसी तरह से अगर था तो क्यों था, नहीं था तो क्यों नहीं था। और बार-बार फिर क्या है कि झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में आपको चीज़ें लिखनी है, वेदर इट इज़ डायरेक्टली आस्क्ड और नॉट आस्क्ड। लेकिन एग्ज़ाम ही है झारखंड का, तो आपको झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में क्या-क्या चीज़ें हुई है। जैसे अलग-अलग जगह पर अलग-अलग फ्रीडम फाइटर्स एक्टिव थे। कैसे ओरिजिन हुआ देवघर से, है ना, रोहिणी से, विश्वनाथ सहदेव ने कैसे पार्टिसिपेट किया, गणपत पांडे कैसे रोल में आते हैं, शहीद आपका रांची हजारीबाग वाले रीजन में शेख भिखारी और जमींदार थे, उनका कैसा इसमें योगदान रहता है। फिर इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, डोरंडा में कैसे रांची में वो सेंटर बना। सो ये सारी चीज़ें आपको होलिस्टिकली लिखनी होंगी। अच्छा, आपकी राय पूछेगी तो आपको प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव, नेगेटिव सारा चीज़ आपको होलिस्टिकली लिखना होगा। तो फिर से हम शुरू करते हैं। हम अगर आप पहले से हैं प्रिपरेशन में तो आप टेक ए पॉज़, आंसर लिखिए। और जो हम मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं वो काफ़ी होलिस्टिक और डिटेल्ड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कितना आपका कारगर है आंसर राइटिंग। और बिल्कुल आप सीख ही रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो आप बने रहिए और सीखिए धीरे-धीरे हाउ यू हैव टू राइट गुड आंसर्स। और बस ऐसा नहीं कि आपने कुछ बात कह दी और वो हो गया। आपको कभी भी एग्ज़ाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा देके अपनी बात को, अपने पॉइंट्स को रखना होगा। आपको फैक्ट से, इन्फॉर्मेशन से वो चीज़ें सब्सटेंशिएट करते रहनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन सबसे पहले क्या होगा, हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो फिर इंट्रोडक्शन आपको लिखना नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर सीख रहे हैं हाउ टू राइट आंसर। तो यहाँ पर आप, मैं मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन क्या है, 1857 का रिवोल्ट हम जानते हैं कि वाटरशेड मोमेंट रहा। आप कई तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, व्हाटएवर यू फाइंड कन्वीनियंस। जैसे कहीं आप फैक्ट दे सकते हैं, फैक्ट से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री में डेट से आप हिस्टोरिकल इवेंट से शुरू कर सकते हैं, या इसका एक क्रक्स लिख सकते हैं कि चेंज कर दिया ये इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो को, जिसमें ज़्यादा लोग मुखर होने लगे रिवोल्ट की तरफ। इससे पहले जो डेमोक्रेटिक तरीके से अपने डिमांड्स को रखे थे फ्रॉम द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, यहाँ से देखने को शुरू में हमें मिला कि अब लोग विरोध की तरफ, रिवोल्ट की तरफ भी ध्यान देने लगे थे। अगर आप साइंस एंड टेक या इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन में थोड़ा आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी वहाँ लिख सकते हैं, वहाँ डाटास भी लिख सकते हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना। तो
हम जानते हैं कि ये वाटरशेड मूवमेंट था, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 1857 का रिवोल्ट दैट स्टार्टेड फ्रॉम द मेरठ सून, झारखंड वाला कॉन्टेक्स्ट भी हम शुरू में ला सकते हैं, सून इंटर्ड इनटू टुडेज झारखंड एंड स्प्रेड ऑल अक्रॉस द स्टेट, है ना? ये सब भी हम लिख सकते हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं कि अभी तक जो सिमरिंग डिस्कॉन्टेंट था लोगों के मन में, ऐसा तो नहीं कि 1857 में अचानक ही विद्रोह उभर पड़ा। या फिर इसका आप कॉन्सिक्वेंस भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह से भी आप इसको लिखना शुरू कीजिए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि द रिवोल्ट ऑफ 57 वाज अ, क्या था, वाटरशेड मूवमेंट था। आप ये लिखिए, वाटरशेड मूवमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। अब क्यों था, आप इसको अपने इंफॉर्मेशन या नॉलेज के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इट्स नेचर। नेचर कैसा था कि अभी तक जो प्रेयर करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, डेमोक्रेटिक चीज़ों की दुहाई देते थे, वहाँ से क्या हो गया, नेचर इसका चेंज हो गया। तो स्टार्टेड टू रिवोल्ट ड्यू टू इट्स नेचर। उसके बाद वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन। वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन क्यों? क्योंकि मेरठ से शुरू हुआ, इधर बिहार आ गया, उसी भी सेंटर थी। बहादुर शाह जफर लास्ट किंग था मुगल का, लेकिन सिंबॉलिक उसी को सबने क्या कर लिया, मान लिया लीडर। उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट शुरू से होता आया था, यहाँ पर भी वो सबड्यू हो गया था आपका, उधर झांसी तक फैल गया। अलग अलग रीजन्स में क्या हुए, इसका वाइड स्प्रेड रीच था। सो वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन एंड इसका इफेक्ट भी हम लिख सकते हैं, वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन एंड लेटर इम्पैक्ट ऑन इंडिया। एक तो ये भी हो गया। क्यों? कि हमने एक ब्रीफ दे दिया है कि जिस तरह का पार्टिसिपेशन था 57 के रिवोल्ट में, इसका नेचर अलग था, है ना? पार्टिसिपेशन वाइड स्प्रेड था। ये सारी बातें अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जब बॉडी पे आएंगे तो इसको सब्सटैंशिएट करेंगे अपनी बात। तो हालांकि ये इंट्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है, इसमें और चीज़ें हम ऐड करेंगे, क्योंकि आपको वर्ड्स का भी ख्याल रखना है ना। 500 से 700 के बीच में रहेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स का है, आपको उस तरह से आंसर इसका लिखना होगा। इसमें और हम क्या ऐड कर सकते हैं, अब जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, थोड़ा सा हम वहाँ का इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। इट इज ऑफन क्या होता है, टर्म्ड एज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हालांकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन कहता है, मेनली इंडियन नेशनलिस्ट या फिर इंडियन ओरिजिन के हिस्टोरियंस, है ना, जिनको एक इंक्लिनेशन है नेशनलिज्म की तरफ। सो इट इज ऑफन टर्म्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दो मेनली बाय नेशनलिस्ट। अब इसी का हमें क्या करना है, ये हमने क्रक्स लिख दिया। आपके सवाल में भी यही पूछ रहा है कि 1857 का रिवोल्ट पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। इसमें आप अपना कमेंट दीजिए, आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपके एग्री या डिसएग्री करने के पीछे भी एक रीजन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि हाँ हम मानते हैं, तो भाई बताइए क्यों मानते हैं, और इफ यू डिसएग्री की नहीं है तो नहीं, उसके रीजन भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसके बॉडी लिख के पीछे के रीजंस क्या थे, रीजंस के बाद हम देंगे वो रेफरेंसेस जिसमें ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फिर वो देंगे रेफरेंसेस जिसमें ये नहीं है। तो अगेन मैंने ये सारा लिख दिया, बट यू नीड टू लर्न कि कैसे लिखना है इसको। मेरे लिए ये, और मैं लिख भी दूं सारे आंसर, तो दैट मेक नो सेंस कि आपको लिखना आना चाहिए। इसीलिए हमने मॉडल आंसर अटैच कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दे रहा हूँ धीरे धीरे कि आपका इंट्रोडक्शन कैसे स्टाइल होना चाहिए, कैसे अलाइन होनी चाहिए। फिर अब हम आएंगे बॉडी की तरफ। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, या मैंने आपको सारा क्रक्स ही बता दिया। आपको जैसा अच्छा लगे इंट्रोडक्शन, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता कि ये चीज़ आपको लिखनी है। बेसिकली जो रिवोल्ट या क्वेश्चन का नेचर है, उसको आप जितना समराइज कर सकिए अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। जैसे मूवीज का ट्रेलर देखते हैं ना, थोड़ी थोड़ी आपको आइडिया मिल जाती है कि स्टोरी लाइन किस तरफ जा रही है, दैट यू नीड टू पुट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद आता है बॉडी। अगेन ये बॉडी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कहीं आपको लिखना नहीं है। बॉडी में दो तीन पार्ट होंगे। पहले लिखेंगे रीजन और इसका स्प्रेड किधर था, उसके बाद लिखेंगे वो व्यू जिसको मानते हैं नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर वो व्यू लिखेंगे जो कि इसको नहीं मानते। फिर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में इसका हम लिखेंगे कि क्या योगदान रहा और किस तरह से ये फैला। उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे, है ना। तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि क्या था 1857 का रिवोल्ट और किस तरह से इंडिया के हिस्ट्री में ये वाटरशेड मूवमेंट था। नाउ हम इसकी बॉडी की तरफ आएंगे। तो वाई, ऐसा सिंपल नहीं लिखना है, आप लिखिए कि वाई रीजन ऑफ रिवोल्ट, है ना। जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रीजन ऑफ रिवोल्ट। और फिर उसके पॉइंटर्स देंगे कैसे, इकोनॉमिक रीजन, ज्योग्राफिकल रीजन, कल्चरल रीजन, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन वाला रीजन, वो सारा रीजन आप देंगे। उसी को मैं समराइज कर रहा हूँ कि वाई ये रिवोल्ट क्यों हुआ। तो
अब रीजन्स में हम इकोनॉमिक रीजन लिखेंगे कि किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन जो होता आया था वो धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि वो बियॉन्ड टॉलरेंस हो गया, तो नेचर इसका किसकी तरफ रिवोल्ट की तरफ हो गया। उसी तरह से हम ज्योग्राफिकल रीजन लिखेंगे, उसी तरह से कल्चरल रीजन लिखेंगे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस आ गया कि जिसमें मेल अगर लीगल हेयर नहीं रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टी को, उसके सारे इनकम को ही, उसके किनशिप को उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो वो भी एक रीजन बन गया। उसके बाद वो कल्चरल शिफ्ट धीरे-धीरे अपने लैंग्वेज में इनका इंक्रोचमेंट होने लगा। पर्शियन जो उससे पहले लैंग्वेज होता था ऑफिशियल, उसको चेंज करके इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो ये सारा कल्चरल चेंज होने लगा। रिलीजियस चेंजों में भी धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा था कि हमारे कल्चर को ये एब्जॉर्ब करेंगे और नष्ट कर देंगे और फिर ये अपने आप को थोपेंगे। एजुकेशन में भी उसी तरह 1854 वुड्स डिस्पैच आ गया था, हालांकि कहने के लिए वो क्या था, आपका ट्रेडिशनल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा था, लेकिन एज सच प्रैक्टिकली ऐसा था नहीं। तो इस तरह से एक पॉलिटिक डायमेंशन हम लिखेंगे। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लिख सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में क्या था, इंडियन को सबऑर्डिनेट पोस्ट पे रखते थे। पुलिस रिफॉर्म आ जाने के बाद, है ना, 1904 तक, 1910 तक पुलिस कहाँ तक लिमिटेड थी, सबऑर्डिनेट पोस्ट तक ही, वो आपका एसएचओ से ऊपर, सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकती थी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो गया कि इंडियन सबऑर्डिनेट रोल में थे और उनको ऊपर नहीं जाने दिया जाता था। ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक रीजन लिख सकते हैं आप। एक्सप्लॉयटेशन तो था ही पहले से, ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसी थ्योरी दिया जा चुका था, है ना, दादा भाई नौरोजी, और इस तरह से इकोनॉमिक रीजन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या था, पॉलिटिकल रीजन था। पॉलिटिकल में क्या था कि जो रिक्रूटमेंट होता था बॉयज का, जिन्होंने म्यूटनी में पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पर क्या था, एक रीजन सबसे पहला तो जो इनफील्ड बुलेट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसमें कि बहुत अफवाह उड़ा कि इसमें क्या होता है, पिग का और काव की चर्बी होती है। तो ये रिलीजियस सेंटिमेंट को बहुत ज्यादा क्या कर दिया, हर्ट कर दिया कि भाई एक तो हम काम कर रहे हैं बहुत ही मिनिमल और गंदे सिचुएशन में, उसके अलावा जो क्या होता है, जो पायस होना चाहते हैं, रिलीजियस सेंसिटी की जो बात होती है, वो हर्ट कर रहा था। तो इस तरह से आप पॉलिटिकल रीजन लिख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, इकोनॉमिक रीजन, ये सारा एक कलेक्टिव इसका रीजन हो गया कि वाई दिस रिवोल्ट हैपेंड। तो जब रीजन्स के बाद फिर हम क्या लिखेंगे कि वेदर, तीसरा पॉइंट है ना, जब आप मॉडल आंसर देखिएगा तो भी हम डिस्कस भी कर लेंगे उसको। तो उसके बाद रीजन्स के बाद हम लिखेंगे कि नेचर ऑफ द रिवोल्ट। नेचर ऑफ रिवोल्ट क्या, जो इंडिया में प्रेयर और पिटिशंस चल रहे थे उसकी जगह से क्या हो गया, ये रिवोल्ट में शुरू हो गया। तो एक शिफ्ट था, कहाँ से, फ्रॉम 3P है ना, वो वायलेंट रिवोल्ट की तरफ। उसके बाद क्या था, इसका पार्टिसिपेशन देखेंगे। पैन इंडिया था, बिहार के लोग थे, आपका झांसी वाला एरिया था, तो सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाइए या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाइए तो यूपी, यूपी में भी आपका लखनऊ वाला एरिया था। तो इस तरह से इसका ज्योग्राफिकल रीच बहुत ज़्यादा था। तो इसका ये नेचर आप बता सकते हैं। अब आएंगे हम तीसरे पॉइंट पे कि वेदर इट वाज अ नेशनलिस्ट मूवमेंट और नॉट। अब उसमें क्या देखते हैं कि जो हम नेशनलिस्ट व्यू है वो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानता है, और जो बार पहली बार जो इसको इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा गया, दैट वाज क्राउन्ड बाय सावरकर, है ना, बी सावरकर। उन्होंने अपनी किताब में इसको कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद ये चीज ज्यादा सॉलिडिफाई होने लगी कि ये यस इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे वो इसको मानते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और बाद में फिर इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं कि और किन्होंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया एज ए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसके पीछे का रीजन दे सकते हैं कि वाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, बहादुर शाह जफर, इसको लीडर और किंग अडॉप्ट कर लिया गया, है ना, लीडर एंड किंग, हालांकि सिंबॉलिक ही सही, लेकिन कोई एक लीडरशिप चाहिए तो इसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो यहाँ से क्या हुआ, डिस्पाइट जब कॉन्फ्लिक्ट था हिंदू मुस्लिम, उसको साइड करते हुए, है ना, इसको सबड्यू करते हुए, उसके बाद ये क्यों था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, पैन इंडिया इसमें पार्टिसिपेशन था हर धर्म से। हालांकि शुरू हुआ वो सिपाही म्यूटनी की तरफ से, लेकिन बहुत सारे नेशनलिस्ट उसमें, जो रियासतें थी उसके राजा भी शामिल हो गए। उसके बाद ज्योग्राफी भी आप लिख सकते हैं कि पैन इंडिया, ये पार्टिसिपेशन हुआ लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा, और ये बहुत मास लेवल पे। हालांकि कोई इसका क्या था, कोई एक सॉलिड लक्ष्य नहीं था कि ये हासिल क्या करना चाहती थी, लेकिन पार्टिसिपेशन तो वृहद था ही। और अगर ये हम चीज़ें लिखते हैं उसके बाद ये हो जाएगा कि वाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। अब वाई नॉट,
व्हाई वी कैन नॉट टर्म इट एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसके पीछे क्या था कि एक म्यूटनी थी सिपॉय, क्योंकि वो मेनली ट्रिगर्ड बाय अदर सेंटिमेंट, जिसमें कि रिलीजियस डोमिनेंस बहुत ज्यादा था और सॉलिड इसमें पर्पस ही नहीं था कि अचीव क्या करना चाहती है। कोई विद्रोह हुआ, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म प्लान, इसका कोई गोल नहीं था कि हम इस विद्रोह से यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से फिर ये इसको अचीव करेंगे। तो इट वॉज काइंड ऑफ रैंडम। और लोकल लीडरशिप तो थी अलग अलग रीजन्स में, लेकिन वो कुछ अचीव नहीं कर पा रही थी। और ये मेनली जो इसको रिवोल्ट मानती है वो कौन से यूरोपियन हिस्टोरियंस या फिर ब्रिटिश इसको मानते हैं कि इट वाज नॉट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रेदर एक म्यूटनी, एक विद्रोह था जो कि लेड बाय, हालांकि लीडर थे बहादुर शाह जफर या दूसरे रीजनल लीडर्स भी, लेकिन प्रोमिनेंटली इट वाज लेड बाय आपका सिपॉयज, है ना, सिपाही, इसके द्वारा किया गया था। सो वी कैन नॉट टर्म दैट, प्लस कुछ ये अचीव भी नहीं कर पाए, तो ये चीज से ये भी सफाइस करता है कि ये कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। उसके बाद हम लिखेंगे झारखंड का कॉन्टेक्स्ट एंड देन वी शैल कंक्लूड। कंक्लूड में हम क्या कहेंगे कि हालांकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना इसलिए नहीं कारगर है क्योंकि ये कुछ अचीव नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने जो बीज बोया वो आने वाले दिनों के लिए इट वॉज क्वाइट बेनिफिशियल, जो कि दूसरे रिवोल्ट का एक सॉलिड बुनियाद तय कर सकी। 100 से 800 वर्ड में इसको लिखिए, डिपेंडिंग अपॉन की 32 मार्क्स का है या 40 मार्क्स का है, एंड धीरे धीरे आप इसको, ठीक है। तो मैंने बार बार मैं कहता हूँ, हालांकि सारी चीजें मैं बता ही देता हूँ, स्टिल अगर आप, क्योंकि बिगनर अगर आप हैं, बिल्कुल ABC ही सीख रहे हैं आंसर राइटिंग का, तो इस लेक्चर्स को फॉलो करिए। और अगर नहीं भी आप हैं, काफी टाइम से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो भी मॉडल आंसर जो हम अटैच करते हैं उसको देखिए कि आप कितनी प्रॉक्सिमिटी में इसको पहुंच सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं, मॉडल आंसर डिस्कस कर लेते हैं, और फिर ये जो सारे PDFs हैं ये आप @select सिविल्स, ये हमारा सोशल हैंडल है, में या आप यूट्यूब में ऑब्वियसली देख ही रहे हैं। और प्ले स्टोर में आप जाइएगा तो सेलेक्ट सिविल्स का ऐप है, इस लोगों के साथ आपको JPSC वाला सेगमेंट है, JPSC, यहाँ पर आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर ये PDF आपको मिल जाएगा। सो दैट आप डाउनलोड करिए, शीट्स भी इसमें खाली हैं, शुरू के पेजेस, वहाँ पर आप प्रिंट करा के आंसर लिखिए, और फिर मॉडल आंसर है कि आप कितने प्रॉक्सिमिटी में कितना करीब पहुंच सकते हैं, अपना असेसमेंट करिए। और ये आंसर राइटिंग कोई 2-4 दिन का है नहीं कि जस्ट यू स्टार्ट राइटिंग एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग गुड आंसर। थोड़ा सा आपको ये आर्ट की तरह है, यू विल हैव टू लर्न इट। और जानते ही हैं पेपर 3, 4, 5, 6 4 दूनी 800 नंबर का सीधा ऐसे ही डिस्कार्डेड रहता है। रेदर पेपर 2 जो है प्री का, लोग झारखंड झारखंड पढ़ते हैं रहते हैं, दैट मेक नो सेंस। तो आंसर राइटिंग पैरेलली आप शुरू करिए करना। उसी का ये देखिए जो हमने बातें की, ये मॉडल आंसर है, एक झलक हम देख लेते हैं। और ये अगेन आप सेलेक्ट सीरीज के ऐप में खुद को रजिस्टर करिए, वहाँ पे JPSC में फ्री रिसोर्सेज में हम इसे अपडेट करते रहते हैं। तो इंडियन रिवोल्ट ऑफ 87 पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है, वाटरशेड मोमेंट था, हमने बात कर ही लिया कि क्यों था वाटरशेड मोमेंट, जो भी आप कहते हैं वी हैव टू सब्सटेंशिएट देम। और ब्रिटिश टर्म इसको कहते हैं सिपाही म्यूटनी, इंडियन नेशनलिस्ट बाद में इसको इंटरप्रेट करते हैं नेशनल मूवमेंट की तरह, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह। और नॉट मेयरली मिलिट्री रिवोल्ट बट डीप रूटेड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड सोशल ग्रीवांसेस, लोगों में जो डिस्कॉन्टेंट पल रहा था उसका ये उरूज था, इट वाज द जेनिथ ऑफ द डिस्कॉन्टेंट। अब इसका कॉज क्या था, तो पॉलिटिकल कॉज था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसमें एनेक्सेशन हमने बात की, जिसमें लीगल हेयर मेल नहीं होता था, दैट प्रॉपर्टीज वर टेकन बाय द ब्रिटिश। तो उसमें से क्या, तो झांसी में 1857 में, सतारा में 1848 में, इस तरह से उसको ले लिया गया था। डिसरिस्पेक्ट shown towards Indian kings, nobles and traditional institutions, जो कि वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट पैदा करती है। उसके बाद इकोनॉमिक रीजन थे, ये पॉलिसी थी जिसमें ट्रेडिशनल, हमने वो बात कर लिया, ट्रेन ऑफ वेल्थ जैसी थ्योरी काफी पहले आ गई थी। और जो इंडस्ट्री था, स्टिल टाइम था इनके ब्रिटिश के एक्सप्लोइटेशन की वजह से, जिसमें इंडियन जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उसमें दिक्कत आ गई, पोवर्टी पोवर्टी लैंड डिस्पोजेशन, है ना, ले लिया जाना, और फिर वो जमींदार, और फिर उसके सब जमींदारी, है ना, सो एक्सप्लोइट करना ही उनका मेन पर्पस था। उसके बाद हाई लैंड रेवेन्यू डिमांडेड बाय जमींदारी, महलवारी सिस्टम पोस्ट फार्मर और जमींदार को डेप्ट में ढकेल देता है। फिर मिलिट्री कॉस्ट थे, है ना, पे, प्रमोशन और कंडीशन ऑफ वर्किंग में काफी फर्क था इंडियन और फॉरेनर का। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, जो हमने अभी बात की, जिसमें ये एलिजिडली ग्रेज्ड विद काउ एंड पिग फैट, तो मुस्लिम्स के लिए ये वाला इशू था। और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए काउ एक सैक्रेड एनिमल है, तो दोनों तरह से फ्रिक्शन इनके तरफ से पैदा किया गया, सो दैट एक उनको डिवाइड एंड रूल किया जा सके। बट अल्टीमेटली ये थोड़ा दूसरा रूट पकड़ता है, एंड देन वाइड स्प्रेड रिवोल्ट ऑकर्स। और फिर ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजियस कॉजेस हैं। अब नेचर ऑफ रिवोल्ट कैसा था, फिर नेचर ऑफ रिवोल्ट के बारे में इसको था कि नहीं था, ये इंडियन नेशनल वाला जो मूवमेंट का डिबेट है, तो उसमें जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें क्या है, फिर ब्रिटिश क्या कहते हैं, नेशनलिस्ट इसमें क्या है, हिस्टोरियंस का बैलेंस्ड व्यू क्या है, एंड देन फिर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में 57 का रिवोल्ट
कैसे क्या हुआ, पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल लीडर जैसे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एंड देन पांडे गणपत राय। उसके क्या किए हैं, ट्राइबल और पीजेंट्स को मोबिलाइज करते हैं। फिर सिपाही म्यूटनी रांची और हजारीबाग एरिया में फैलता है, एग्जीक्यूशन होता है, फांसी दी जाती है लीडर्स को। फिर ज्योग्राफिकल चैलेंज झारखंड की वजह से क्या होता है, और फिर लीगेसी क्या होता है, और एंड में हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये सारा पीडीएफ है, और बार-बार आंसर्स लिखिए, पीवाईक्यूज़ पहले आप कंप्लीट करेंगे तो आपका 50% काम हो जाएगा। और फिर मैं ये चीज़ कहता हूँ कि बड़े-बड़े फैंसी इंस्टीट्यूट्स जिनका कोई अता-पता नहीं है, आपसे वो बहुत मोटी-मोटी हेफ़ी फीस लेकर ये करते हैं आपको एक बरगलाने का काम। सो बी केयरफुल। ये आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और थोड़ा-सा जो आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज़ भी आप जॉइन कर लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारा काम मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो जाएगा। और पढ़ते रहिए, आपकी कुछ और क्वेरी हो, कुछ आपको जानना हो, तो हमारे सेलेक्ट सीरीज़ के जो नंबर हैं 7992290065, इस पे आप कॉन्टैक्ट करिए, अपने कुछ क्वेरीज़ हो तो हमसे बात करिए। और आंसर राइटिंग का ये पीडीएफ आप अगेन सेलेक्ट सीरीज़ ऐप पे जाके जेपीएससी सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज में अवेल कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।